डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें 5 के पार्ट का सबसे लास्ट पॉइंट साबुन और अपमार्जक को समझेंगे। साबुन जो हम घरों में कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए काम में लेते हैं, ये वही साबुन है जिसे हम अंग्रेजी में सोप भी कहते हैं। और अपमार्जक जो हम कपड़े धोने में काम में लेते हैं, जिसको अपन वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं या डिटर्जेंट भी कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। इन दोनों की बात करेंगे। हम जानते हैं कि इस पार्ट में अपन का 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 2 + 2 एक क्वेश्चन आएगा जो कि 2 + 2 भागों में बटा होगा। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। तो अंतर का क्वेश्चन भी अपन साथ साथ समझेंगे। या फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि साबुन के बनने की प्रक्रिया समझाइए, ठीक है। या फिर बन सकता है एक मिसेल नाम आएगा, मिसेल की संरचना, मिसेल निर्माण को समझाइए। तो ये सारी बातें अपन यहाँ पढ़ेंगे। पहले अपन बात करते हैं डिटर्जेंट की। डिटर्जेंट यानी कि अपमार्जक की बात करते हैं, सर्फ की बात करते हैं। सर्फ मार्केट के अंदर अपन जो ऐड वगैरह देखते हैं टीवी में, वो कई नामों से आता है, जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा है, सर्फ एक्सल है, फेना है, घड़ी डिटर्जेंट है, ठीक है। ये सारे अपमार्जक हैं। तो ये डिटर्जेंट या अपमार्जक जो शब्द है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका मतलब होता है टू वाइप क्लीन। वाइप क्लीन का मतलब होता है स्वच्छ करने वाला, साफ करने वाला, यानी कपड़ों से गंदगी या मैल को हटाने वाला। साबुन और अपमार्जकों का अध्ययन अपन इस क्षेत्र में करेंगे। पहले अपन बात करते हैं साबुन की। चलिए पढ़ते हैं साबुन के बारे में। साबुन सबसे पुराना अपमार्जक है, यानी कि गंदगी को हटाने वाला, साफ करने वाला साबुन ही सबसे पहले बनाया गया था। उसके बाद में डिटर्जेंट बनाया गया है। ये दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन 12 से 18 कार्बन परमाणु वाले वसा अम्लों, यानी कि साबुन में क्या क्या होता है, एक तो कार्बन होते हैं 12 से लेकर के 18 तक कार्बन श्रृंखला होगी। और ये जो कार्बन 12 से 18 वाली श्रृंखला होगी, ये फैटी एसिड की होती है। फैटी एसिड यानी कि वसा अम्लों की होती है। और ये जो वसा अम्ल है, इसके कई प्रकार हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, स्टेरिक, पामेटिक, ओलिक, ये होती हैं। और इनके साथ में सोडियम अथवा पोटेशियम का लवण भी जुड़ा होता है। या तो सोडियम होगा या फिर पोटेशियम होगा, इन दोनों में से एक होगा। अथवा लिखा ना, इन दोनों में से एक होगा। अब देखिए आगे एक परिभाषा आ रही है जहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। मैं यहां से समझा रहा हूं। वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाया जाता है। यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। यानी कि साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। और साबुन कैसे बनाई जाती है? जब वसा अम्लों को, कौन से वसा अम्ल, ये रहे देखो, कार्बन 12 से 18 वाले वसा अम्ल, कोई भी हो सकता है, स्टेरिक, पामेटिक, ओलिक, ठीक है। इन वसा अम्लों की अपना विक्रिया करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, ठीक है। उनके जलीय विलयन के साथ में गर्म करते हैं तो उसे साबुन बनती है। इस प्रक्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि साबुनीकरण क्या है, ठीक है, इसको समझाइए। तो हमें ये परिभाषा लिखनी है और 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर की परिभाषा और 1 नंबर की इसकी जो रिएक्शन है, विक्रिया, वो लिखनी है। ये देखो, ये रहा वसा अम्ल, फैटी एसिड, और ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी अपने क्या पढ़ा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। यहाँ पर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। या तो ये लेंगे या फिर ये एक लेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक होगा यहाँ पर, ठीक है। वसा अम्ल जब अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब वसा अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो साबुन बनता है और इसे ही साबुनीकरण कहते हैं। एक खास बात और, बोर्ड परीक्षा में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि साबुनीकरण में साबुन के साथ में बनने वाला उप उत्पाद क्या है या सह उत्पाद क्या है। उत्पाद का मतलब यानी कि यहाँ जो दोनों चीजें बनती हैं अभिक्रिया में, उसे उत्पाद कहते हैं। देखिए, अभिक्रिया के इधर के जो पदार्थ होते हैं ये तो कहलाते हैं क्रियाकारक, और इधर जो बनते हैं ये कहलाते हैं उत्पाद या फिर क्रियाफल। ये क्रियाफल है और ये क्रियाकारक हैं, या अभिकारक बोल दीजिए, और ये क्रियाफल या उत्पाद बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर साबुन तो मैन बनता ही बनता है, मुख्य साबुन बनाने की प्रक्रिया ही है, लेकिन इसके साथ में और क्या बनता है? सह उत्पाद है ग्लिसरॉल। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर। क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। अब आप कहोगे सर ये अभिक्रिया हम कैसे याद करें? देखो, अभी ऊपर आया था कि इसमें कार्बन जो वसीय अम्ल है उसके कार्बन 12 से 18 कार्बन हो सकते हैं, ठीक है ना, वसीय अम्ल के। तो आप कहोगे इसमें तो हमें कहीं कार्बन 12 से 18 तो दिख नहीं रहे, 2 ही कार्बन दिख रहे हैं, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। देखिए यहाँ पर ये जो आर लिखा ना, ये आर, यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है।
जैसे CH2 आगे फिर जोड़ दिया मैंने, CH2 फिर जोड़ दिया CH2, है ना, इस प्रकार से आगे लास्ट में CH3। तो ये कार्बन संख्या यहाँ वाली इनकी बात कर रहा है, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 12 से लेकर 18 तक हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 14 20 15 16 17 18 तक हो सकते हैं। तो ये R का मतलब हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। क्लियर। तो यहाँ देखिएगा अपन ने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है इसके 3 अणु लिए हैं, तो यहाँ पर भी हमने फैटी एसिड के इनको 3 इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, जैसे CHCOR, यहाँ भी CHCOR और ये CHCOR। अब देखो इसको हम कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। इसको अपन यहां से कट कर लेंगे, तोड़ लेंगे। कहां से? मैंने इसको यहां से कट कर लिया, ये लीजिए, ये यहां से कट करेंगे इसको मैंने ये फैटी एसिड का COR ले लिया, और यहां जो सोडियम है इस सोडियम को ले लिया मैंने। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो साथ में, तो देखो COOR कितनी बार है? 3 बार। COR 3 बार है, तो लिख दिया मैंने, ये रहा COOR 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार, ये रहा 3 बार RCOO, ये रहा RCOO। क्लियर। और ये रहा सोडियम, कौन सा सोडियम? ये सोडियम। कितने थे? 3 अणु, तो यहाँ 3 तो पहले लिखा ही है, ये यहाँ सोडियम जोड़ दिया, तो ये साबुन बन गया। यानी कि साबुन क्या होते हैं? जो वसा अम्ल है, ये वसा अम्ल का तो पार्ट है ये COOR वाला, ये ठीक है, ये तो ये COR वाला ये वसा अम्ल। ठीक है, और कार्बन की मतलब है R का मतलब है हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन 12 से 18, और सोडियम या पोटेशियम, यहाँ सोडियम हो सकता है या पोटेशियम हो सकता है। अगर यहाँ पोटेशियम लेंगे अपन तो यहाँ पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, और साथ में गिलसोल बन गया। अब ये गिलसोल कैसे बना? देखिए मैंने जब इसको यहाँ से कट किया था तो इधर क्या बच गया था? ये CH2 CH ना, और इधर ये क्या बच गया था? ये OH। तो ये CH2 CH और ये CH2, ये रहा CH2 CH और CH, और ये OH कितनी बार है? 3 बार है, तो ये OH 1 बार, OH 2 बार, OH 3 बार। यहाँ मैंने ये OH को यहाँ जोड़ दिया 3 बार, और ये CH2 वाला भाग ये रहा, इधर से यहाँ आ गया। ठीक है, ये OH वाला यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से गिलसोल बनता है। तो ये प्रोसेस है साबुन बनाने की, इसे ही साबुनीकरण कहते हैं। चलिए फिर अपन आगे देखते हैं। इस क्रिया में प्राप्त साबुन सोडियम क्लोराइड, अब देखो ये जो साबुन बनी है इसमें अपन सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे, यानी कि NaCl मिलाएंगे। NaCl यानी कि नमक डालेंगे। ठीक है, मिलाने से अलग हो जाता है, यानी कि साबुन किसके साथ जुड़ा हुआ है? साबुन के साथ में गिलसोल भी तो जुड़ा हुआ है। अपन को केवल साबुन चाहिए तो अपन नमक डाल देंगे, NaCl डालेंगे, तो यहां से ये साबुन अलग हो जाएगी। ठीक है, केवल साबुन प्राप्त हो जाएगी। केवल उच्च वशीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों से बने साबुन ही जल में विलय होते हैं। यानी कि साबुन जो है क्या जल में विलय है? कौन से? सोडियम और पोटेशियम के जो लवणों से बने हैं वही साबुन विलय होते हैं, बाकी और विलय नहीं होते। इनमें भी पोटेशियम, अब देखो इनमें भी पोटेशियम की बात कर रहा है। पोटेशियम साबुन अधिक मृदु होते हैं। ठीक है, इन्हें शेविंग क्रीम होती है ना, तो दाढ़ी करने के काम आती है। ठीक, और शैम्पू जो अपन सर में लगाते हैं, शैम्पू आदि बनाने में काम आता है। यानी कि पोटेशियम वाला जो लवण है साबुन का, पोटेशियम साबुन है, वो मृदु होते हैं, मुलायम होते हैं, जो शेविंग क्रीम और शैम्पू बनाने के काम आते हैं। ठीक है, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। पारदर्शी साबुन भी आते हैं ना, जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे पियर्स नाम की एक साबुन आती है ना, तो ये ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं उसमें। साबुन मृदु जल में सफाई का काम करता है, परंतु कठोर जल में कार्य नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो मैंने बताया था साबुन और अपमार्जक का अंतर का क्वेश्चन आता है, और अंतर का क्वेश्चन आपको टेबल बना के करना पड़ेगा कि साबुन लिखना पड़ेगा एक साइड में तो, और दूसरी तरफ लिखना पड़ेगा अपमार्जक। ठीक है ना, अपमार्जक। तो यहाँ साबुन की क्या क्या बातें हैं? साबुन किससे मिलकर बनता है, अपमार्जक किससे बनता है वो लिखना है। साबुन जो है वो केवल मृदु जल में ही काम करता है, और अपमार्जक है मृदु जल और कठोर जल दोनों में काम करता है। तो इस प्रकार से हमें ये बातें इसमें लिखनी होंगी। तो यहाँ ये मृदु जल और कठोर जल क्या आ गया? क्या जल कभी कठोर होता है क्या? देखिए यहाँ पर विज्ञान की भाषा में मृदु जल का मतलब मुलायम जल है, और कठोर जल का मतलब कठोर जल है। तो यहाँ कठोर जल किसे कहते हैं? कठोर जल का मतलब है ऐसा जल, ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, वो कठोर जल कहलाता है। जिस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम घुला हुआ है वो कठोर जल कहलाएगा, और उसमें साबुन जो है वो ठीक प्रकार से कपड़े नहीं धोता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि साबुन मृदु जल में, मृदु यानी कि मीठे पानी में काम करता है,
और जहां खारा पानी है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण ज्यादा है, वहां साबुन काम में नहीं आती है, वहां लोग डिटर्जेंट काम में लेते हैं, सर्फ से कपड़े धोते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, देखो ये प्रोसेस बता रहा है कि क्वेश्चन बन सकता है आपका कि साबुन मृदु जल में साफ नहीं करती है, साफ करती है लेकिन कठोर जल में कपड़े साफ क्यों नहीं करती हैं, उसका कारण आपको लिखना होगा। तो कारण आगे आ रहा है, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं जो साबुन के अणु में सोडियम आयन, साबुन के साथ में क्या था, सोडियम आयन। देखिए अभी अपने पढ़ा ना साबुन का रहा, ये रहा साबुन के साथ में सोडियम, यहाँ ये साबुन की जगह सोडियम की जगह क्या जुड़ जाएगा, यहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम जुड़ जाएगा, या तो कैल्शियम या मैग्नीशियम यहाँ जुड़ जाता है, यहाँ सोडियम हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो प्रतिस्थापित हो जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या कर देते हैं, सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं। इस प्रकार उच्च वश्य अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं। पहले तो क्या था, साबुन था, साबुन में सोडियम लवण था, वो तो हट गया, प्रतिस्थापित हो गया। प्रतिस्थापित का मतलब होता है हटना, वहां से अलग हो जाना, और उनकी जगह कैल्शियम मैग्नीशियम जुड़ गया, ये लवण बन गया। ये लवण जल में घुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, सॉरी अघुलनशील यानी कि पानी में नहीं घुलते, और जब साबुन पानी में नहीं घुलेगी तो कपड़े साफ नहीं होंगे, अतः अवक्षेपित हो जाता है, यानी कि पेंदे के अंदर नीचे जम जाता है। अवक्षेपित होने का मतलब होता है पेंदे में नीचे जमना। अंततः सफाई की क्रिया नहीं होती है। इस समस्या के समाधान के लिए अपमार्जक का प्रयोग करते हैं, डिटर्जेंट काम में लेते हैं। कौन से पानी के लिए, कठोर पानी के लिए। कठोर पानी का मतलब जहां कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन है वहां। अब अपन बात करेंगे अपमार्जक की, डिटर्जेंट की बात करेंगे। डिटर्जेंट क्या है, अपमार्जक क्या है। अपमार्जक साबुन के जैसे ही होते हैं, परंतु कठोर अथवा मृदु जल दोनों में ही प्रकार के जल में काम करते हैं। देखो अंतर की बात की जाए तो अंतर यहां आपके समझ में आ रहा होगा, साबुन तो केवल मृदु जल में ही काम करते हैं, जबकि अपमार्जक कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल में ही कार्य करते हैं, कपड़े साफ करते हैं। अतः अपमार्जक सफाई के लिए व्यापक रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं। अब देखिए अपमार्जक जो होते हैं वो सोडियम एल्किल सल्फेट या फिर सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। देखिए साबुन जो थे वो तो क्या था उसमें कि आर, ठीक है ना, COONA ये था, क्लियर। जो कार्बन श्रृंखला है और उसके वसा अम्ल के साथ में सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। जबकि अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। ये अंतर हो गया दूसरा साबुन और अपमार्जक में। साबुन तो कार्बन 12 से 18 वाले उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक, और ये होते हैं जबकि सोडियम एल्किल सल्फेट। देखो ये रहा सोडियम, ठीक है, और ये सल्फेट यहाँ, क्लियर। उसी प्रकार से सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये रहा सोडियम, ये बेंजीन, ये बेंजीन है, ठीक है, और ये सल्फेट रहा, सल्फोनेट रहा, SO3। तो इस प्रकार से ये अपमार्जक होते हैं, डिटर्जेंट में ऐसा होता है। इसके अलावा भी अनेकों प्रकार के अपमार्जक पाए जाते हैं। यहाँ इन अपमार्जकों के सोडियम आयन, Na+ आयन की बात कर रहा है, ये है ना, ये कैल्शियम आयन जो कठोर जल में था ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम, उसकी बात कर रहा है, से प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट बनाते हैं, और ये सल्फोनेट जल में घुलनशील होते हैं। खास बात, साबुन में क्या था, साबुन में तो ये था कि ये लवण जल में अघुलनशील होते हैं, घुलते नहीं है। जबकि यहाँ अपमार्जक के जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फोनेट बने हैं, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट है, ये क्या है, ये घुलनशील है, पानी में घुल जाते हैं, अतः साबुन की तरह विक्षेपित नहीं होते और सफाई की क्रिया में बाधा नहीं होती, यानी कि कपड़ों को साफ कर देते हैं कठोर जल के अंदर भी। तो क्वेश्चन बनता है कि अपमार्जक किस प्रकार से कठोर जल के अंदर कपड़ों की सफाई करते हैं। तो आपको ये पूरा यहां से लिखना होगा, समझाना होगा यहां से। इन संश्लेषित अपमार्जकों के द्वारा जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। देखो ये चीज तो इसमें खास बात ये है कि कपड़े धोने के जो डिटर्जेंट पाउडर आते हैं, कपड़े तो साफ कर देंगे लेकिन जल प्रदूषण हो जाएगा, पानी गंदा हो जाएगा, पानी दूषित हो जाएगा, ठीक है। अब इस समस्या से कैसे बचेंगे वो भी आगे बताएगा, क्योंकि जीवाणु इनका आसानी से अपघटन नहीं कर पाते हैं। ये जो पानी गंदा हो गया ना, इसको वापस जीवाणु साफ नहीं कर पाएंगे। यदि आर समूह है, कौन सा, जो आर यहाँ पर ये जो आर है ना, इसकी बात कर रहा है, जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है, ठीक है। आर समूह अर्थात हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कम शाखित है। कम शाखित का मतलब क्या, जैसे एक तो मान लीजिए अपन आर के साथ में यहाँ एक आर, दूसरा और आर जोड़ दिया, तीसरा और आर जोड़ दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से कई शाखा, तो कई शाखा होगी, 3 शाखाएं होगी, और अगर इसमें ज्यादा शाखाएं नहीं है ना, ऐसे जुड़ा है, तो ये कम शाखित हो जाएगा।
तो जो कम शाखित होता है, जिसमें शाखाएं कम है, ठीक है, हो तो उनका जीवाणु द्वारा अपघटन या निम्नीकरण आसानी से हो जाता है। उनको ये जीवाणु आसानी से अपघटित कर देते हैं या निम्नीकृत कर देते हैं, इनको तोड़ देते हैं, यानी कि पानी को वापस साफ कर देते हैं। अतः लंबी, देखो लंबी श्रृंखला तो होगी, क्योंकि आर का मतलब तो क्या है, कार्बन की संख्या है, हाइड्रोकार्बन की संख्या तो लंबी है, परंतु कम शाखित, ये याद रखिएगा, कम शाखित वाली बात। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करना चाहिए पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कौन से अपमार्जकों का प्रयोग करना चाहिए? लंबी व कम शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक का प्रयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान में अपमार्जकों की क्षमता, अब देखिए अपमार्जक है ना, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता और गुणवत्ता, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, ये भी याद कीजिएगा आप, यहां से भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है। तो इनमें अकार्बनिक फोस्फेट, या तो फोस्फेट मिलाएंगे, सोडियम प्रोक्सी बोरेट मिलाएंगे, तथा कुछ प्रतिदीप्त यौगिक भी मिलाए जाते हैं। तो आप इसको अकार्बनिक फोस्फेट और सोडियम प्रोक्सी बोरेट याद कर लीजिए। साबुन और अपमार्जक की सफाई की क्रिया मिसेल बनाकर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, मिसेल अणु निर्माण या मिसेल निर्माण क्या है? साबुन से शोधन, साबुन से किस प्रकार से कपड़े साफ करते हैं वो अपन समझेंगे। साबुन तथा अपमार्जक द्वारा मिसेल बनाकर शोधन की प्रक्रिया होती है। अब मिसेल क्या चीज है? मिसेल, देखो ये नाम आपने पहली बार सुना होगा, मिसेल। ये जो संरचना बनी हुई नहीं है, ये मिसेल है, ये रहा मिसेल का चित्र। तो ये मिसेल का चित्र भी आ सकता है आपका 1 नंबर का, कि मिसेल की संरचना को समझाइए, ठीक है ना। तो आपको एक चित्र बनाना है और इसका वर्णन करना है। अब देखो अपन देखते हैं मिसेल कैसे बना। सर्वप्रथम सोडियम स्टीयरेट जैसे साबुन के अणुओं का जल में आयनन होता है। देखो ये साबुन है, साबुन आपको कैसे लगा साबुन? COO और Na, और यहाँ ये हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। यहाँ आर था ना, आर की जगह आपने लिख दिया, ये आर की जगह ये, ठीक है ना, CONA। ये रहा देखो साबुन वाला, ये रहा NaCO और ये R। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये Na, ये CO और ये हाइड्रोकार्बन, R की जगह है यहाँ पर, ठीक है ना। ये पूरा, ये जब जल में घुलेगा तो इसका ये Na जो है सोडियम, ये अलग हो जाएगा और ये धनायन बना लेगा। और यहाँ पर ये CO के साथ में ऊपर नेगेटिव लिखा है माइनस का निशान, ये ऋणायन बना लेगा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये पूरा है, इसकी जगह मैंने R लिख दिया, ये लिख दिया R देखो, और ये सेम ऐसा है, ये रहा, ये R की जगह अपने ये ले लिया, ठीक है, और ये COO और ये Na, ये रहा Na। अब देखो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, इस पूरे को अकेले किसकी बात करेंगे, इसको तो मैंने हटा दिया यहां से। ये जो R है ये पर हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, ये मैंने इसे लिख दिया, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है, ठीक है। और ये रहा COO, ये रहा CO। यहां पर ये जो COO वाला भाग है तो कहलाता है ध्रुवीय भाग, ठीक है ना। जल स्नेही, स्नेही का मतलब होता है जल से, जल के पास रहने वाला, जल से स्नेह करने वाला, स्नेह का मतलब होता है प्रेम, ठीक है। और दूसरा है जल विरोधी, जल का विरोध करने वाला। ये जो इसकी जो पूंछ बची है, ये पूंछ है ना, ये इसका सिर भाग है, हेड है, और ये इसकी टेल है, टेल मानी पूंछ है इसकी। ये हाइड्रोकार्बन जो भाग है ये जिसका जल विरोधी होता है। क्लियर, ये चीज आप याद रखिएगा, ये जल विरोधी भाग है, और ये इसका हेड है, सिर भाग जो है ध्रुवीय भाग, ये जल स्नेही होता है। अब आगे देखो क्या लिखा है, यह है हाइड्रोकार्बन पूंछ, इसकी बात कर रहा है। आर जो कि जल विरोधी होती है, ये रहा जल विरोधी, तथा ध्रुवीय शिरा जो जल स्नेही होता है, ये रहा ध्रुवीय शिरा जल स्नेही होता है, बनाते हैं, बन गया। ये भाग इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग अंदर, ये जो पूंछ है ना इसकी, ये तो अंदर की तरफ होगी, ठीक है ना, भाग अंदर, तथा ऋणावेशित शिरा ध्रुवीय शिरा बाहर की तरफ। ऋणावेशित कौन सा? ये भाग, ये ऋणावेशित है ना, ये रहा ऋणावेशित, ये भाग बाहर होगा। तो इस ये रहा यहाँ पर COO ऋणावेशित भाग, और ये हाइड्रोकार्बन की पूंछ। दूसरा ये रहा COO और ये रही इसकी पूंछ। इस प्रकार से चारों तरफ से ये जो यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन जो है ये एक गोल संरचना बना लेते हैं इसे। क्लियर। और इसके बीच में क्या होता है, यहाँ इसके बीच में चिकनाई या गंदगी या जो मैल है, जो कपड़े का है, वो मैल होता है इसके बीच में। वो प्रक्रिया अपन आगे देखेंगे। ठीक, तो आपको क्या बताना है, मिसेल अणु की संरचना बतानी है कि इसमें जो इसका सिर भाग है, हेड भाग है, जल स्नेही भाग है, COO ऋणावेशित वाला, वो तो बाहर की तरफ होता है, और हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला है ये अंदर की तरफ होती है, जो कि जल विरोधी होती है। लिखा है जल विरोधी हाइड्रोकार्बन पूंछ, ये रही,
और यहां आप लिख लीजिएगा, ठीक है, जल स्नेही ध्रुवीय शिरा। ये मिसेल संरचना हो गई। अब देखो आगे बात करेंगे सफाई कैसे करती है, कपड़ों से कैसे मैल हटाती है, साबुन या अपमार्जक कैसे काम करते हैं। अधिकांश गंदगी तेल की बूंद चिकनाई वाली होती है, गंदगी चिकनाई आदि जल में अघुलनशील होती है। हमें पता है कि तेल पानी में नहीं घुलता है, अघुलनशील है ना, चिकनाई नहीं घुलती है, परंतु हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होती है। लेकिन हाइड्रोकार्बन जो इसकी पूंछ है ना, ये वाला भाग है, इसमें चिकनाई घुल जाती है, ठीक है। साबुन के द्वारा सफाई की क्रिया में चिकनाई के चारों तरफ साबुन के अणु मिसेल बनाते हैं। अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पर गंदगी और मैल होगा, चिकनाई होगी, और चारों तरफ ये मिसेल संरचना बन जाएगी, ठीक। इसमें जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग, जल विरोधी तो बीच वाला भाग जो है, चिकनाई को आकर्षित करता है। देखिए, मान लीजिए कोई कपड़ा है, ये रहा कपड़ा, और इसके ऊपर ये चिकनाई, ये मैल लगा हुआ है, ये मैल है, ये ठीक है ना, कपड़े पर चिकनाई। अब साबुन की क्रिया होगी, ये CO और ऋणावेशित भाग, इसका हेड भाग जो जल स्नेही है, और ये हाइड्रोकार्बन जल विरोधी भाग, ये इस चिकनाई को चारों तरफ से घेर लेगा। देखो घेर रहा है ना, आप और भी बना सकते हो ऐसे, इसके है ना, इस प्रकार से यहाँ इसको चारों तरफ से घेर सकते हो, इसको ऐसे ऐसे बना दीजिए और से। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, चिकनाई की बूंद को चारों ओर से साबुन के आयन, ये साबुन के आयनों ने इसको घेर लिया, ये साबुन के आयन है, और ये अंदर क्या है, चिकनाई है। क्लियर। चिकनाई को आकर्षित करता तथा जल स्नेही ध्रुवीय भाग, ये रहा जल स्नेही ध्रुवीय भाग, बाहर की तरफ निकल जाता है। ये बाहर है नहीं, ये बाहर की तरफ है, ठीक है, और ये अंदर की तरफ है। इस प्रकार चिकनाई को चारों से घेर कर मिसेल बन जाता है। बाहरी सिरे पर उपस्थित ध्रुवीय सिरा जल से आकर्षित होते हैं और संपूर्ण चिकनाई जल में खींच जाती है। पूरी चिकनाई जो है वो जल में चली जाएगी, घुल जाएगी। तो ये रहा, देखो इस प्रकार से यहाँ ये बूंद आपको दिख रही है ना, ये बीच में ये तेल या चिकनाई की, गंदगी की है, और ये चारों तरफ से इसको घेर लिया, ठीक है ना, साबुन के द्वारा गिरी चिकनाई की बूंद और मिसेल। सभी मिसेल ऋण आवेशित समान आवेशित होते हैं, अतः अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार जब गंदे कपड़ों को साबुन लगाने के बाद पानी में डालकर निकाला जाता है तो गंदगी कपड़ों से बाहर पानी में आ जाती है, पानी में अलग हो जाती है, निकल जाती है, और कपड़े साफ हो जाते हैं। तो यहाँ हमने साबुन और अपमार्जक के अंतर को समझा। साबुन जो है उनकी तुलना में अपमार्जक श्रेष्ठ है, अच्छे माने जाते हैं, ठीक है, उसके कारण को समझा। और मिसेल अणु की जो संरचना है उसके बारे में समझा। एक चीज और, ये जो अपमार्जक है, अपमार्जक को हमें साबुन रहित साबुन भी कहते हैं। एक चीज और है, यहाँ अपमार्जक जो होते हैं इसको क्या कहते हैं, साबुन रहित साबुन, यानी कि ये साबुन की तरह तो काम करते हैं लेकिन साबुन नहीं है, ठीक है। और अपमार्जक जो है ये साबुन से श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि अपमार्जक कठोर और मृदु जल दोनों जलों में काम में आ सकते हैं, दोनों जलों में कपड़ों को साफ करते हैं, जबकि साबुन केवल मृदु जल में ही, मीठे पानी में ही कपड़ों को साफ करते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 2 नंबर का जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है उसको समझा। धन्यवाद।